वक्री के बारे में बताते हैं आपको सबसे पहले। राहु केतु तो हमेशा वक्र अवस्था में ही रहेंगे, ठीक है, वो कभी मार्गी नहीं होते हैं। अन्य ग्रह वक्री होते हैं, तो वक्री होने का अर्थ क्या है पहले इसको समझेंगे। जैसे हर ग्रह भ्रमण कर रहा है। हर ग्रह क्या कर रहा है? भ्रमण। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका सूर्य सूर्य है। हर ग्रह सूर्य के चारों तरफ भ्रमण कर रहा है। जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं ना, वो गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, एकदम सर्किल वाले शेप पे नहीं चलते। वो कैसे घूमते हैं? उनका पथ थोड़ा अंडाकार होता है। एकदम गोल सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन एकदम गोल सर्किल में नहीं घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? अंडाकार होके घूमते हैं। ये हो गया हमारा सूर्य। ये सूर्य हो गया, चमक रहा है। अब हर ग्रह इसी के चारों तरफ घूमते हैं ऐसे। एक ग्रह इस परिपथ पे घूमेगा, दूसरा ग्रह इस परिपथ पे, ऐसे अंडाकार घूमते हैं ग्रह। और ऐसे ही एक परिपथ कौन सा होता है? पृथ्वी का, सभी ग्रहों का परिपथ होता है। ध्यान से समझिएगा। ये आपकी है पृथ्वी, यहाँ पे है पृथ्वी। रचना जी, ये पृथ्वी है। और ये पृथ्वी भी घूमेगी अपनी, ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे, ठीक। ये पृथ्वी का परिपथ हो गया। और ये हो गया शनि आपका। शनि भी घूम रहा है। एक ग्रह के उदाहरण से सबको समझ जाएंगे। अब पृथ्वी चक्कर लगा रहा है और शनि भी चक्कर लगा रहा है, तो होगा क्या? ये घूमते हुए, पृथ्वी ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगी और शनि ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ेगा। अभी पृथ्वी कहाँ पर है? यहाँ पर। अभी शनि कहाँ है? यहाँ पर। शनि और पृथ्वी दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे घूमते हुए क्या होता है कि शनि और पृथ्वी नजदीक में आ जाएंगे। शनि या कोई भी ग्रह हो, वह पृथ्वी के नजदीक पहुंचेगा। ऐसे पृथ्वी घूमेगी, ऐसे शनि घूमेगा। और कभी क्या होगा कि ये जो पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी का जो परिपथ है, पृथ्वी इस पे चलेगी और शनि अपने परिपथ पे घूमता हुआ मान लीजिए यहाँ आ गया। अब बताइए, ये शनि वाला परिपथ ये है। पृथ्वी जब यहाँ है और शनि यहाँ है, तो पृथ्वी और शनि के बीच की दूरी अधिक है कि नहीं है? चाहे ऐसे देख लीजिए, चाहे इधर से देख लीजिए। लेकिन जब शनि यहाँ पर है और पृथ्वी यहाँ पर है, या यहाँ पीछे कहीं हो, अब बताइए शनि और पृथ्वी की दूरी ज्यादा होगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। चमन शर्मा जी, हो जाएगी कम ना दूरी? तो जब भी कोई ग्रह भ्रमण करता हुआ पृथ्वी के निकट पहुंचता है, तब वह क्या हो जाता है? वक्री। वक्री ग्रह के बारे में बहुत अच्छा विषय आपको वीडियो में बताया गया है, लेकिन आप लोग महान आत्माएं हैं तो वीडियो देखते नहीं हैं। पूरा डायग्राम बना बना के वहां पे समझाया गया है। तो होगा क्या कि जब भी दो ग्रह परिपथ में घूम रहे हैं, तो जब पृथ्वी और वह ग्रह दोनों एक दूसरे के समीप पहुंचते हैं, तो ग्रह वक्री हो जाता है। आप एक ट्रेन से चल रहे हैं, बगल में एक ट्रेन और चल रहा है, दोनों ट्रेनें चल रही हैं। तो आप अपनी ट्रेन से जब दूसरी ट्रेन को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि दूसरी ट्रेन पीछे जा रही है, जबकि वो भी आगे ही चलेगी। या जब आप किसी बस वगैरह में बैठते हैं, ट्रेन में बाहर के पेड़ पौधों को देखिए, तो लगेगा कि वो पीछे जा रहे हैं, जबकि वो पीछे जा नहीं रहे होते हैं।
ऐसा कब होता है? जब दो चीजें समीप में आ जाती हैं। तो यहां पर क्या दिखता है कि दूसरी वस्तु जो हमारे अगल बगल है वह पीछे जा रही है। तो जब कोई भी ग्रह पृथ्वी के निकट पहुंचता है तो लगता है कि वह ग्रह पीछे जा रहा है, उल्टा चल रहा है। वक्री मतलब उल्टा चलना। तो इसीलिए उस ग्रह को वक्री बोलते हैं। अब ये बताइए, वेद प्रकाश मिश्रा जी, मैं आपके ऊपर टार्च मारूंगा। मान लीजिए मैं टार्च हूं, मैं एक ग्रह हूं, मेरा कुछ प्रकाश होगा ना। हर पिंड में अपना प्रकाश होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। ये बताइए, जब मैं आपके निकट पहुंचूंगा तब मेरा प्रकाश आप पे ज्यादा पड़ेगा कि जब दूर रहूंगा तब पड़ेगा? नजदीक रहूंगा तब ज्यादा पड़ेगा। तो वक्री ग्रह जब पृथ्वी के नजदीक पहुंच जाएगा तो उस ग्रह का, जो ग्रह पृथ्वी के नजदीक पहुंचेगा उस ग्रह का पृथ्वी पे प्रभाव बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? दूर है तो प्रभाव क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन जब नजदीक में ही पहुंच जाएंगे तो प्रभाव बढ़ जाता है। तो वक्री ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पे बढ़ जाएगा। तो यानी वक्री ग्रह का प्रभाव बढ़ेगा, तो यानी वह वक्री ग्रह क्या हो जाता है? बलवान। जिसका प्रभाव अधिक पड़े वही तो बलवान माना जाता है ज्योतिष में। तो पहला नियम तो ये जानिएगा कि वक्री ग्रह क्या हो जाता है? बलवान। क्योंकि वह पृथ्वी के निकट है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश पृथ्वी पे ज्यादा आने लगा। पृथ्वी पे आने लगा तो पृथ्वीवासियों पे उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए पहला नियम, वक्री ग्रह क्या होता है? बलवान होता है। कोई दिक्कत? ये सूत्र है पूरा एक। वक्री ग्रह को दिमाग में रख लीजिए, भर लीजिए कि वक्री ग्रह जो होगा वो बलवान हो जाएगा। दूसरा, दो ग्रहों को लिखते हैं। यहां पर गुरु बैठा हुआ है, ये गुरु है वक्री। ठीक है, रुट्रोग्रेट है। तो अगर गुरु वक्री है तो इसका मतलब गुरु आपकी कुंडली में क्या हो गया? बलवान हो गया। गुरु क्या हो गया? बलवान। इस बलवान का मतलब क्या होता है? कि उस ग्रह का आपकी कुंडली में असर बढ़ जाएगा। अब अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल देने वाला है तब वह वक्री ग्रह आपके लिए क्या है? अच्छा है। लेकिन अगर वह ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ फल देने वाला है, तब वक्री हो रहा है, तब क्या होगा? अशुभ फल में ही वह बल बढ़ेगा भैया। वक्री मतलब मान लीजिए बलवान, और बलवान इंसान कैसे होता है? दूध दही घी खाने से इंसान बलवान होता है। पहलवान लोग खाते हैं ना, बढ़िया दूध खाएंगे, दही घी खाएंगे, अंडा वगैरह खा के पहलवान लोग यही करते हैं। अब मान लीजिए कोई पहलवान है आपका जिसको दूध दही घी मिल रहा है, अगर वह पहलवान आपका मित्र है तब तो उसका बल बढ़ना आपके लिए क्या है? लाभकारी। जैसे अनीता जी हैं और रचना जी हैं। मान लीजिए रचना जी पहलवान है, वक्री है, दूध दही घी खा के बलवान है, और अगर ये अनीता जी की मित्र होंगी तो बलवान होने पर इनके लिए क्या करेंगी? इनको प्रोटेक्ट करेंगी, मदद करेंगी। लेकिन शत्रु हैं तब बलवान होने पे मदद करेंगी? बलवान होने पर उतने ही बल से इनको हानि पहुंचा देंगे। तो ऐसा मत समझिएगा कभी भी कि ग्रह बलवान है तो कुंडली में अच्छा ही फल देगा। वह आपके लिए अच्छा है कुंडली में तो अच्छा फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। अच्छा कैसे होगा, क्या होगा, ये आगे समझ में आएगा। फिलहाल वक्री ग्रह क्या हो जाएगा? बलवान। एक चीज आप लोग जानते हैं कि शुभ ग्रह हमें क्या देते हैं? शुभ ग्रह हमें अच्छा फल देते हैं। शुभ ग्रह का बड़ा महत्व बताया गया है ना, कि बृहस्पति शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है, बुध शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह का बड़ा महत्व बताया गया है। बृहस्पति शुभ ग्रह बताया जाता है।
बृहस्पति क्रूर नहीं है, तो इसलिए शुभ ग्रह का अगर बल बढ़ेगा तो वह अच्छा है। शुभ ग्रह का बल बढ़ना अच्छा है, क्योंकि शुभ ग्रह क्या करता है, आपको शुभ फल देता है। क्रूर ग्रह का बल अगर बढ़ेगा तो वो बाई नेचर क्या है, क्रूर है, तो उसकी क्रूरता ही बढ़ेगी। बात समझिए सुशीला जी, कि अगर शुभ ग्रह का बल बढ़ रहा है तो यानी उसका शुभ बल भी बढ़ जाएगा, और अगर क्रूर ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी क्रूरता बढ़ जाएगी। तो पहला नियम, क्रूर ग्रह बलवान होता है। दूसरा नियम, शुभ ग्रहों का वक्री होना अच्छा है। क्रूर ग्रहों का वक्री होना क्रूरता बढ़ा देता है। दूसरा, शुभ ग्रहों का वक्री होना शुभता बढ़ाता है, क्रूर ग्रहों का वक्री होना क्रूरता बढ़ाता है। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, राहु केतु को इतना बलवान क्यों माना जाता है, ये इतना हमें पीड़ित क्यों कर ले जाते हैं? क्योंकि ये हमेशा वक्री है, इसलिए वो हमेशा क्या है, बलवान है। ठीक है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट, वक्री ग्रह बलवान। शुभ ग्रह है, शुभ भाव में बैठा है, तो उसका वक्रत्व आपको लाभ देगा। क्रूर ग्रह है, अच्छे भाव में नहीं है, तो नुकसान देगा। अगला हमारा सूत्र है, वक्री के बाद हमें अस्त पे बात करना है। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा अस्त पे जानकारी दी थी, आज फिर से अस्त के बारे में बता देते हैं। लिख लीजिएगा, जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप जाता है तो वही ग्रह क्या होता है, अस्त होता है। जैसे सूर्य मान लीजिए इस भाव में है, और सूर्य कितने अंश पे है, 25 अंश पे है। सूर्य कहाँ है, 25। और आपका गुरु इस भाव में है, और गुरु कितने अंश पे है, 2 अंश पे है। सूर्य कहाँ है, 25 अंश पे। 25, और कितना चलेगा सूर्य, ज्यादा से ज्यादा कितना चलेगा, 30 अंश तक चलेगा। 25 के बाद क्या आएगा, 26, 27, 28, 29, 30 के बाद सूर्य कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। यानी सूर्य को कितनी डिग्री बची हुई है यहाँ से यहाँ जाने में, 25 यहाँ है, 5 और चलेगा तो 30, यानी ये सूर्य इस भाव में कितना बचा है, 5। और यहाँ पर गुरु कितने अंश का है, 2 अंश का। इसका मतलब 0 गया, 1 गया, 2 गया, यानी अभी सिर्फ 2 डिग्री चला है, और इसकी अभी 28 डिग्री बाकी है चलना। तो अगर सूर्य 25 डिग्री का है और गुरु 2 डिग्री का है, तो दोनों के बीच बताइए कितनी डिग्री का अंतर है। 25, 5, 30, 5 इधर बचा है, और ये गुरु 2 अंश चला है, यानी 2 और, यानी सूर्य और गुरु के बीच कुल कितने अंश का अंतर है, मात्र 7 अंश का। इसलिए अलग अलग भाव में बैठे होने के बावजूद भी गुरु अस्त होगा। नहीं पता तो नोट करिएगा। दो ग्रहों, अगर कोई ग्रह सूर्य के साथ है तो वह अस्त हो सकता है। अगला, अगर कोई ग्रह सूर्य से अगले या पिछले भाव में हो तो वह भी अस्त हो सकता है। दूसरा सो, कोई ग्रह सूर्य से अगले या पिछले भाव में हो तो वह भी अस्त हो सकता है। थर्ड, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह जो अंशों के अनुसार, अंश के अनुसार
सूर्य से 10 अंश आगे पीछे होगा वह अस्त हो जाएगा। सूर्य से 10 अंश आगे पीछे होगा तो अस्त होगा। जैसे अभी जो कुंड बताया गया उदाहरण, उसमें भाव भले अलग अलग था, लेकिन सूर्य और गुरु की डिग्री 10 अंश के भीतर ही थी। इसलिए बहुत बार आप देखेंगे कि एक ही भाव में होने के बावजूद ग्रह अस्त नहीं होगा, और बहुत बार अलग अलग भावों में होके अस्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, और बुध भी बैठा है। सूर्य 25 अंश का है और बुध 5 अंश का है। अब आप बताइए, बुध और सूर्य के बीच कितने अंश का अंतर है? सूर्य 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 से चलता हुआ कहाँ पहुंच चुका है? 25। ग्रह कहाँ से कहाँ तक चलता है? 0 से 30 चलता है। 0 से 30 अंश की एक राशि होती है, एक भाव होता है। बुध कहाँ है? 5 अंश पे। तो 5 अंश और 25 अंश के बीच का अंतर कितना होगा? 20 होगा ना। एक ही भाव में बैठे होने के बावजूद भी बुध यहाँ पर अस्त नहीं होगा। लेकिन अगर इसी बुध की डिग्री 20 होती, 5 के बजाय 20 होता, तो क्या बुध अस्त होता? अगर बुध की डिग्री 20 हो, सूर्य की 25 हो, तो क्या बुध अस्त होगा? हाँ, होगा। क्योंकि बुध 20 और सूर्य 25, दोनों के बीच कितना अंतर है? मात्र 5 अंश। 10 अंश, 11 अंश, 12 अंश, जितना सूर्य से दूर रहेगा ग्रह उतना ही अच्छा है। जितना समीप जाएगा उतना ही ज्यादा अस्त होते चला जाएगा। मैं दूर से आपकी आंख पे टॉर्च जलाऊंगा, कम आपको आंखों में उसका लाइट चुभता है ना, हमारे यहाँ उसको चौन्ही बोलते हैं। चकाचौंध, चौन्ही। दूर से मारेंगे तो उतना नहीं, जितना नजदीक आंख के लेके आएंगे टॉर्च ना, उतना ही ज्यादा आपको चकाचौंध महसूस होगा। तो जो सूर्य के जितना समीप होगा उतना तगड़ा अस्त होता चला जाएगा। अस्त होना समझ गए? अब इसका परिणाम क्या होता है लिखिएगा। अस्त ग्रह को विकल की संज्ञा दी गई है। अस्त ग्रह को विकल की संज्ञा, यानी अस्त ग्रह को विकल ग्रह बोलते हैं। अगला सूत्र, अस्त ग्रह को विकल ग्रह बोलते हैं। विकल ग्रह बोलते हैं। अच्छा, सूर्य के साथ ही जाके अस्त क्यों होते हैं सब ग्रह? क्योंकि सबसे ज्यादा तेज प्रकाश उसी का है। भाई, बड़े प्रकाश के सामने कोई छोटा प्रकाश जाएगा तो उसका प्रकाश दिखेगा नहीं। दूसरा कारण यह है कि सूर्य नौ ग्रहों में क्या है? राजा है, राजकुमार जी। सुप्रीम पद उसी का है। जब किसी बहुत बड़े अधिकारी के सामने कोई होता है ना, तो उस छोटे अधिकारी का पूरा प्रभाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके शहर में जिलाधिकारी है, एसपी है, कोई मुंशी है, बाबू है, टीचर है। अगर प्रधानमंत्री वहां पर आ जाए उसके पास में, तो उस समय वह जो होगा, डीएम, एसपी, मुंशी, लेखपाल, कुछ भी जो होंगे, वह प्रधानमंत्री के पावर के आगे क्या हो जाते हैं? फीके। अगर उस समय वहां प्रधानमंत्री आदेश देगा कि यहाँ इस स्कूल में वाईफाई लगवाना है, तो स्कूल का प्रिंसिपल ना नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे ऊपर की अथॉरिटी उसको आदेश दे रही है। तो जब सूर्य राजा है, उसके पास में जो समीप में जाएगा वहां पर उसकी चलती नहीं रहेगी, चलेगा सुप्रीम का, राजा का। इसलिए भी वह ग्रह अपना पावर खो देता है। यानी जो ग्रह अस्त होगा भैया ना, उसका असर कौन देगा? सूर्य देगा। तो अस्त ग्रह को विकल कहते हैं। पहले विकल का मतलब समझ लीजिए। जब बहुत गर्मी होती है, गर्मी हो, लाइट ना आए, एसी ना चल पाए, कूलर ना चल पाए, पंखा ना चल पाए, बहुत गर्मी हो, तो मन बहुत व्याकुल होता है।
ना पढ़ने का मन करेगा, ना लिखने का करेगा। मतलब तकलीफ होती है। अंदर से आपका जो मन है वो ऊक बीक होगा। ऊक बीक मतलब उतावला होगा, परेशान होगा। सोचेंगे बाहर बैठ लें, अंदर बैठ लें। विकल मतलब वही जिसका मन एकदम से परेशान हो जाए। सूर्य के साथ जो होता है ना, वो एकदम परेशान हो जाता है। जब राजा आएगा, प्रधानमंत्री आएगा ना, तो उतने समय के लिए सारी जो अथॉरिटी है सब परेशान रहेंगी। अरे देखो, रास्ता साफ रखो, कहीं से कोई सुरक्षा की कोई परेशानी ना होने पाए, कोई दिक्कत ना होने पाए। रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता। जितना एक्टिव या निश्चिंत पहले रहते हैं वही अधिकारी, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आएगा तो वो लोग बेचैन रहते हैं कि किसी तरीके से अपने क्षेत्र से इनको साकुशल बाहर निकाल दिया जाए, अपनी जिम्मेदारी खत्म। तो सूर्य के साथ जब ग्रह होता है तो वही व्याकुलता आ जाती है कि अरे भैया राजा आ गया है, कहीं कुछ कमी पकड़ लिया तो अभी यही डांट पड़ जाएगी, सस्पेंशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता नहीं, बेइज्जती अलग से। तो वही स्थिति उस ग्रह की हो जाती है, वह विकल हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसीलिए अस्त ग्रह की दशा अक्सर परेशानी देती है। विकल अवस्था है अस्त ग्रह की, तो विकल शब्द से समझ लीजिएगा कि विकल अवस्था में है तो ये आपको परेशान करेगा, हर चीज से मानसिक रूप से तनाव, टेंशन देगा। अभी आपको क्या बताया गया कि वक्री ग्रह क्या होता है, बलवान होता है। वक्री ग्रह क्या होता है, बलवान। लेकिन अगर कोई ग्रह अस्त है तब वक्री है, तो उसके वक्री होने का कोई मतलब नहीं है। नोट करिएगा, अगर कोई ग्रह अस्त है तो वक्री हो करके वह बलवान नहीं होगा। अस्त ग्रह के ऊपर वक्री होने का असर नहीं पड़ता है। अगर कोई ग्रह अस्त है तो उसका प्रभाव खत्म है, वह वक्री हो ले चाहे उच्च का हो ले, शुभ प्रभाव नहीं देगा। हाँ, नीच का होगा और अस्त होगा तो और भी बुरा दे देगा। शत्रु राशि में होगा, अस्त होगा तो और भी बुरा। अपनी राशि में है, उच्च राशि में है और तब वक्री है तो भी बुरा दे देगा, विकल्प तब भी रहेगा। यानी अगर अस्त ग्रह वक्री भी हो तो उसे वक्री होने का बल नहीं मिलता है। वक्री को एक चीज और बोलते हैं, हर ग्रह को एक चेष्टा बल मिलता है। जो ग्रह वक्री होते हैं उनको चेष्टा बल मिलता है, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के, क्योंकि सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। नोट करिएगा, वक्री होने से ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। चेष्टा बल का मतलब क्या होता है, चेष्टा बल का मतलब अधिक प्रयास करना होता है। किस चीज के लिए, अपना फल देने के लिए। यानी वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है जिससे वह अपना फल देने के लिए अधिक प्रयास करता है। अब अगर शुभ फल देने वाला ग्रह अधिक प्रयास करेगा तो अच्छा है, अशुभ फल देने वाला प्रयास करेगा तो बुरा है। वक्री ग्रह को ही चेष्टा बल भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह अस्त होके वक्री है तो उसका चेष्टा बल काम नहीं करता है। कोई दिक्कत? राहु केतु कभी अस्त नहीं होते हैं। राहु सूर्य के समीप जाए, केतु समीप जाएगा तो अस्त नहीं होगा, बल्कि वह और सूर्य को पीड़ित करेगा। राहु केतु कोई भौतिक स्वरूप के ग्रह नहीं है कि इनका कोई आकार है, पिंड है, ये परछाई है। तो इसीलिए ये अस्त नहीं होते हैं। ये भी वही नोट करिएगा, राहु केतु हमेशा वक्री होंगे, यानी कभी मार्गी नहीं होते। राहु केतु कभी अस्त नहीं होंगे। सभी ग्रह सूर्य के समीप जा करके अपना बल खो देते हैं। लेकिन राहु केतु जब सूर्य के समीप चला जाता है
तो सूर्य के बल को बिगाड़ देता है। मुदित ग्रह किसको कहेंगे, अब इसे समझिए। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि सूर्य जो है ये कुंडली में क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों कैसे ग्रह हैं, प्रकाशक ग्रह हैं। ये दोनों कुंडली में प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य चंद्रमा कुंडली में प्रकाश फैलाएंगे। मुदित ग्रह उसको बोलेंगे, मुदित मतलब होता है प्रसन्न। जिस ग्रह के ऊपर सूर्य का प्रकाश बढ़िया पड़ता है वह ग्रह मुदित होता है, प्रसन्न होता है। जिस ग्रह के ऊपर सूर्य का प्रकाश बढ़िया पड़ेगा वह प्रसन्न होगा, मुदित होगा। अब इसको समझिए, यहाँ पर जैसे सूर्य लगन में बैठा है, सूर्य चलेगा कैसे, यहां से यहां ऐसे चलेगा, प्रथम से द्वितीय भाव से तृतीय भाव, फिर चतुर्थ भाव, फिर पंचम भाव, फिर षष्ठम भाव, सप्तम भाव, ऐसे चलेगा। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका प्रकाश भी आगे बढ़ेगा। अरे रमेश भाई जी, एक मोटरसाइकिल चलाइए, लाइट जला लीजिए। जैसे जैसे मोटरसाइकिल आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी लाइट भी नहीं बढ़ेगी। रात को चल रहे हैं तो जहां मोटरसाइकिल है वहीं उसकी लाइट है। जैसे जैसे मोटरसाइकिल जाएगी तब, कि आप मान लीजिए घर से 20 किलोमीटर दूर है और वहां पर मोटरसाइकिल चला दिए तो घर तक लाइट पहुंच गया? नहीं। जैसे जैसे बढ़ेंगे लाइट बढ़ेगी, घर पे पहुंचेंगे तो घर पे भी पहुंच जाएगी। जब आप मोटरसाइकिल लेके चलेंगे तो ये बताइए, मोटरसाइकिल की लाइट जिधर है, अगर उधर कोई 100 मीटर दूरी पर खड़ा है तो उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 200 मीटर दूरी पर है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? लेकिन जो मोटरसाइकिल के पीछे है, क्या वहां भी प्रकाश फैलेगा? नहीं। लाइट हमेशा अपने सामने प्रकाश फैलाएगी। तो जैसे सूर्य जब चलेगा तो सूर्य के सामने जो ग्रह होंगे उनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, और जो ग्रह सूर्य के पीछे होंगे उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। कुंडली में सूर्य जहां कहीं भी है, अगर कोई सूर्य के साथ है तो अस्त है, सूर्य से दूसरे भाव में है तो उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तीसरे में है तो और अधिक पड़ रहा है, चौथे में है तो और अधिक पड़ रहा है, पांचवें में है तो और अधिक पड़ रहा है, छठे में है तो और अधिक, सातवें में है अगर ठीक सूर्य के सामने है तो पूरा प्रकाश पड़ रहा है, आठवें में गया तो अब प्रकाश घटना शुरू हो गया, अब थोड़ा सा कम हुआ, फिर सूर्य से नवम में गया तो और घट गया, सूर्य से दसम में, यानी अब सूर्य के पीछे जा रहा, धीरे और घटा, सूर्य के एकदम पीछे आया तो प्रकाश ही पड़ना बंद हो गया। तो जो ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें मुदित ग्रह बोलते हैं। ऐसे ग्रह अच्छा फल देते हैं, वो मुदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए अगला सूत्र। शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव किसको बोलते हैं? बहुत बार जब आप कुंडली देखेंगे और फलित करेंगे तो वहां पर आएगा, अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अच्छा फल देगा, ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आएगा, अगर आपके शनि पर शुभ प्रभाव हो तो अच्छा फल देगा। किसी भाव पर या किसी ग्रह पर शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव का मतलब क्या है, इसके लिए तो पहले आपको जानना होगा शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं। शुभ ग्रह में पहला नंबर किसको, गुरु को, दूसरा नंबर शुक्र को, तीसरा नंबर बुध को, चौथा नंबर चंद्रमा को। ये क्या है, शुभ ग्रह है। क्रूर ग्रह बताइए कौन कौन से हैं, सूर्य, मंगल,
शनि, राहु, केतु, ये क्या है? क्रूर ग्रह है। एनी डाउट? ये तो पता होगा सबको ना। जैसे अब हम देखते हैं शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह का प्रभाव। आपकी कुंडली में मंगल दसम भाव में बैठा हुआ है। अगर मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तो ये कहेंगे कि मंगल शुभ प्रभाव में है। जैसे मंगल यहीं पर है और गुरु मान लीजिए छठे भाव में है, तो गुरु की पांचवी दृष्टि यहाँ पे पहुंचेगी। एक, दो, तीन, चार, पांच। गुरु की पांचवी दृष्टि कहाँ पहुंच गई? दसम भाव पर भी पहुंच गई, और दसम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसके ऊपर भी। इसी को क्या बोलेंगे कि मंगल कहाँ है? शुभ प्रभाव में है। एक तो ये, दूसरा क्या? दृष्टि ना हो बल्कि शुभ ग्रह उसी के साथ आके बैठ गया हो तो भी शुभ प्रभाव। मंगल के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा? गुरु का। और गुरु के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा? मंगल का। अरे भैया, हम और आप साथ बैठ जाएं तो हमारा प्रभाव आप पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और आपका हमारे ऊपर पड़ेगा। जाहिर सी बात है। बच्चे को अपने बुला के बगल में बैठाइए, अभी दोनों के विचारों का एक दूसरे के ऊपर हाव भाव का असर पड़ जाएगा। तो अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसको शुभ प्रभाव बोलते हैं। शुभ ग्रह साथ में बैठा हो तो उसको शुभ प्रभाव बोलते हैं। या जिस भाव या ग्रह के आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठा हो उसको शुभ प्रभाव बोलते हैं। इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं। तीन प्रकार से शुभ प्रभाव पड़ेगा। कैसे कैसे? तीन प्रकार से पड़ेगा। वह तीन प्रकार कौन कौन सा है कैलाश नाथ गुप्ता जी? किसी ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। जैसे मान लीजिए कि आपका शुक्र छठे भाव में बैठा है और गुरु कहाँ बैठ गया? दसम भाव में। अब यहां से गुरु की नौवीं दृष्टि शुक्र के ऊपर आ गई ना, तो शुक्र, एक दो गिनिए, नौ यही पड़ेगा। बृहस्पति के पास तीन दृष्टियां, पांच, सात, नौ। अब इस शुक्र को गुरु ने देख दिया तो शुक्र के ऊपर शुभ ग्रह का प्रभाव आ गया। यही शनि बैठा है तो शनि को गुरु ने देख दिया, चाहे पांचवी दृष्टि से देखे, नौवीं, सातवीं, शुभ प्रभाव आ गया। यहीं पर आपका सूर्य बैठा है और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि आ गई, यहां से पांचवी दृष्टि, तो सूर्य शुभ प्रभाव में आ गया। यहीं पर आपका शनि बैठा है और सामने शुक्र बैठा है तो शुक्र का शुभ प्रभाव शनि पर आ गया। कोई भी शुभ ग्रह, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, बुध, किसी को भी देखें, चाहे शुभ ग्रह को देखें चाहे क्रूर ग्रह को, तो उसको शुभ प्रभाव बोलते हैं। दूसरा, अगर देखे ना, साथ बैठा हो तो उसको भी शुभ प्रभाव बोलेंगे। तीसरा क्या होगा? किसी ग्रह के या भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठा होगा तो उस पे भी शुभ प्रभाव बोलते हैं। उसका नाम क्या है? शुभ कर्तरी। तीनों का अलग अलग नाम है। अगर दृष्टि डालेगा तो उसको क्या बोलेंगे? शुभ दृष्टि। साथ बैठेगा तो क्या बोलेंगे? शुभ युति, शुभ ग्रह से युति। और अगर आगे पीछे शुभ ग्रह होगा तो उसको क्या बोलेंगे? शुभ कर्तरी योग। और ये बातें भाव और ग्रह दोनों पर लागू होंगी। वैभव कौशिक जी, अब इसी का अपोजिट कर देंगे तो अशुभ प्रभाव या क्रूर प्रभाव पता चल जाएगा। जैसे शनि पंचम भाव में है और मंगल द्वितीय भाव में है। अब बताइए, मंगल की चौथी दृष्टि पहुंचेगी कि नहीं? शनि पर पहुंचेगी। तो मंगल का क्रूर प्रभाव आ गया यहाँ पे। यहीं पर आपका बैठा हुआ है बुध, चंद्रमा या गुरु, कोई भी, कोई भी ग्रह हो, उसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ गई तो वहां पे
अशुभ प्रभाव में कौन सा प्रभाव बनेगा? दृष्टि वाला अशुभ प्रभाव। अगर मंगल की दृष्टि ना हो, मंगल खुद आके बैठ जाए, तो युति वाला पाप प्रभाव बनेगा। युति वाला ये क्या आ गया? कुछ अपडेट अपडेट, हाँ हो गया। इसी प्रकार से अगर किसी ग्रह या भाव के आगे पीछे, जैसे यहाँ शनि है, इसके पीछे केतु है यहाँ पे, और यहाँ पे मंगल है, तो अब क्या होगा? शनि क्या हो गया? पाप कर्तरी में हो गया, अशुभ कर्तरी में। जैसे ग्रह के आगे पीछे शुभ ग्रह था, तो शुभ कर्तरी यहाँ पर अशुभ कर्तरी या पाप कर्तरी हो जाएगा। तो ये जो अशुभ योग प्रभाव डालने वाले ग्रह का योग है, ये निगेटिव फल देता है, और शुभ प्रभाव डालेगा दृष्टि से, युति से या कर्तरी से, तो अच्छा फल देगा। ठीक है, अब एक विशेष नियम समझ लीजिए। अगर किसी ग्रह के एक तरफ शुभ ग्रह हो, यहीं पर बुध बैठा हुआ है, अगले भाव में गुरु है, और पिछले भाव में शनि है, अब शुभ कर्तरी बनेगा कि पाप कर्तरी बनेगा? कोई नहीं बनेगा, नील हो जाएगा। न शुभ कर्तरी न पाप कर्तरी। यानी अब बुध अपने अनुसार फल देगा, इसके ऊपर शुभ और दुष्प्रभाव इन दोनों ग्रहों के अनुसार से नहीं डिसाइड होगा। दूसरा, एक तरफ ग्रह हो, एक तरफ कोई ना हो, ना शुभ हो ना अशुभ हो, एक तरफ शुभ ग्रह हो, एक तरफ चाहे अशुभ ग्रह हो, लेकिन एक तरफ कोई ना हो, तो उससे भी यह योग नहीं बनेगा। यह योग तभी बनेगा जब दोनों तरफ ही शुभ ग्रह होंगे तो शुभ कर्तरी, दोनों तरफ पाप ग्रह होंगे तो पाप कर्तरी। एक भाव में शुभ ग्रह, एक भाव में क्रूर ग्रह, तो कोई कर्तरी नहीं। एक भाव में ग्रह, एक भाव खाली, तो कोई कर्तरी नहीं। ठीक है, अब इसमें एक अंदर की बात समझ लीजिए। अंदर की बात यह है भैया, मान लीजिए एक ही भाव में, लगन में, यहीं पर मंगल बैठा है, चंद्रमा बैठा है, शनि बैठा है, गुरु बैठा है। ये अलग अलग भाव में नहीं है, एक ही भाव में है। तो यहां भी कर्तरी योग आप देखेंगे। कैसे देखेंगे? ग्रहों के अंश के अनुसार। जैसे मान लीजिए मंगल यहाँ पर 2 अंश का बैठा है। मंगल कितने अंश का है? 2 अंश का। ठीक। गुरु जो बैठा है वो है 8 अंश का। शनि जो बैठा हुआ है वो है 10 अंश पे। चंद्रमा जो बैठा है ये है 12 अंश पे। ध्यान से समझिएगा, सभी ग्रहों की डिग्री में लिख दिया। ये बताइए, मंगल के आगे कौन सा ग्रह बैठा होगा? डिग्री देख के बताइए, मंगल के आगे कौन पड़ेगा? गुरु। ठीक है, अगर यहाँ पिछले भाव में कोई शुभ ग्रह होगा तो मंगल शुभ कर्तरी में आ जाएगा। यहाँ पर शनि भैया शुभ कर्तरी में है। क्यों? शनि कितने अंश का है? 10। और शनि के पीछे कौन है? गुरु है। गुरु की डिग्री क्या है? 8। मंगल तो 2 डिग्री है, शनि से दूर है। शनि से नजदीक में कौन है? पीछे जो है गुरु है, आगे चंद्रमा है 12 डिग्री। तो ये शनि जो है गुरु और चंद्रमा के बीच में बैठा है, तो इसलिए शनि यहाँ पर शुभ कर्तरी में आएगा। इसी प्रकार से पाप कर्तरी भी देख सकते हैं। और अभी इसी चीज की जाके प्रैक्टिस करिए। कोई ऐसी कुंडली लीजिए जिसमें एक ही भाव में 3 ग्रह बैठे हों, या एक भाव में 2 ग्रह हो तो उसके अगले और पिछले भाव में ग्रह बैठे हों, और डिग्री से मिला के देखिए
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। और किस राशि से कौन सा नक्षत्र बनेगा, आसान सा विषय है, पीडीएफ है, देख लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए। एक चीज सख्त रूप से सीख लीजिए, हर चीज का डाउट सिर्फ हमसे नहीं पूछना है। आप वही डाउट हमसे पूछिए जिस पे आपने रिसर्च किया हो और जवाब ना मिला हो। मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, गूगल करिए, अभी तुरंत पता चलेगा, या टेक्स्ट बुक खोलिए। अब इसमें 27 नक्षत्रों वो बोलना उचित नहीं है, पीडीएफ भी दे दिया हूँ, कहीं रिकॉर्डेड वीडियोस में भी हो। ऐसे डाउट जो आप बहुत आराम से गूगल करके जान सकते हैं, किताब में पढ़ के आपके पास कोई है, तो उसको स्वयं से करिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज हम ही से पूछेंगे, छोटी छोटी चीज। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद रिसर्च करना सीखिए। जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ, डिग्री से अस्त देखना, डिग्री से पाप और शुभ कर्तव्य, ये चीज है, लॉजिकल है, ये आपको सिखाने पे ही आए। लेकिन छोटी छोटी बातें आप लोग गूगल करना सीख लीजिए, खुद से रिसर्च करिए। कब तक नहीं करेंगे? परफेक्ट बनना है तो अनुसंधान करना सीखना होगा, नहीं तो बहुत क्या होगा, हम जितना बता देंगे उतने पे रह जाएंगे। क्लास का समय हो गया है ऊपर, अगले क्लास में मुझे जाना है, तो इतने पे प्रैक्टिस करिए, फिर मिलेंगे। डाउट का पूरा एक क्लास ही रख देंगे, अभी और चलने दीजिए, थोड़ा डाउट इकट्ठा हो, लेकिन विषय वस्तु से ही जुड़ा डाउट रहे, किसी के कुंडली से जुड़ा हुआ डाउट नहीं लिया जाएगा। यानी ऐसे सवाल आप नहीं पूछेंगे कि इस लगन की कुंडली में यह ग्रह यहाँ बैठा है, यानी उसका मतलब आप अपनी कुंडली किसी की खोल के पूछ रहे हैं। तो अभी कुंडली से जुड़ा डाउट एकदम से मैं लूंगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट ही लिए जाएंगे, वो भी जो पढ़ाया जा रहा है उस पे। धन्यवाद, जय श्री राम, फिर मिलेंगे कल।